नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर मॉड्यूल टेम्पल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वीक 8 लेक्चर नंबर 37। एंड आज का जो टॉपिक है वो है सेलिंग फीचर ऑफ ओडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर, और उस क्लास में हमने जो है आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जो है उड़ीसा में जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के हमें स्टेजेस दिखाई देते हैं, अलग अलग चरण जो है हमें दिखाई देते हैं। एंड सबसे जो अर्लीस्ट हमें जो टेम्पल आर्किटेक्चर के एविडेंस प्राप्त होते हैं उड़ीसा में स्पेशली, वो हमें 600 AD के आसपास से हमें प्राप्त होने शुरू होते हैं। एंड हमने ये भी डिस्कशन किया था किस प्रकार से 3 चरणों में जो है उड़ीसा में जो है कलिंगन आर्किटेक्चर, जिसे हम ओडिशन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, तो 3 चरणों में जो है हमें ओडिशन आर्किटेक्चर का जो है डेवलपमेंट जो है हमें दिखाई देता है, और उसके अलग अलग उदाहरण जो है हमें भुवनेश्वर से प्राप्त होते हैं। तो इस मॉड्यूल के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से जो है भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के मंदिरों के आधार पर उड़ीसा के टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने का हमने प्रयास किया है। उड़ीसा में हमें अन्य क्षेत्रों से भी बहुत सारे मंदिर प्राप्त होते हैं, और आज की क्लास में हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे एंड ऐसे ग्रंथों की बात करेंगे जो कि शिल्प शास्त्र से संबंधित है, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। एंड इसके अलावा उनके सैलिएंट फीचर्स की बात करेंगे कि जो मंदिर बने कलिंगन आर्किटेक्चर के अंतर्गत उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उड़ीसा में जो मंदिर बने उनके अपनी हमें रीजनल स्टाइल हमें दिखाई देती है। ब्रॉडली जो है वो नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, किंतु हमें उसमें जो है क्षेत्रीय शैली दिखाई देती है, और उसके साथ ही साथ हमें ऐसे अनेकों ग्रंथों की प्राप्ति होती है जिनमें हमें पता चलता है कि इनके लिए जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजी और नोमेनक्लेचर का प्रयोग जो है हमें उड़ीसा में जो है दिखाई देते हैं, जो कि इसको विशिष्ट बनाते हैं। यहाँ की जो शैली है स्थापत्य की अत्यंत विशिष्ट दिखाई देती है, और हर एक चीज का हमें जो है एक डिफरेंट रीजनल नोमेनक्लेचर जो है उड़ीसा में हमें दिखाई देता है। इसी क्रम में जो है हम रेखा देउल मंदिरों की चर्चा करेंगे, पीढ़ा देउल मंदिर, खाखरा देउल मंदिर एंड द कंपोनेंट ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर, इनके बारे में भी जो है हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि ओडिशन आर्किटेक्चर या कलिंगन आर्किटेक्चर, इसके कई सारे नाम आपको प्राप्त होते हैं। समटाइम्स हम इसे ओडिशन आर्किटेक्चर भी कहते हैं एंड समटाइम हम इसे जो है कलिंगन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, और कभी कभी जो है इसे ईस्टर्न आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो बहुत सारे आपको इसके नाम दिखाई देते हैं, और इसमें हमें रिच कल्चरल एंड द स्पिरिचुअल हेरिटेज की जो है हमें उसमें प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ जो मंदिर हैं अपनी इंटीग्रेट डिजाइन के लिए जाने जाते हैं, इसके अलावा यूनिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए जो है वो जाने जाते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है वो आर्टिस्टिक एक्सेलेंस के लिए भी जो है ये मंदिर जो है जाने जाते हैं, और सभी के सभी जो है अपने रीजनल पैटर्न पे डेवलप करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ज्यादातर जो मंदिरों का निर्माण हुआ उड़ीसा में वो जो है मुख्य राजवंशों की अगर बात करें तो उसमें भौमकर राजवंश है, सोमवंशी हैं, ईस्टर्न गंग हैं, ये ऐसे कुछ प्रमुख राजवंश हमें दिखाई देते हैं जिनके शासन काल में जो है उड़ीसा में जो है मंदिरों की विकास हुई और उनका निर्माण जो है दिखाई देता है। एंड इसके अलावा जो है हमें अनेकों फॉर्म्स दिखाई देते हैं। अगर फॉर्म की बात करें तो रेखा देउल प्रकार हमें दिखाई देता है, पीढ़ा देउल प्रकार दिखाई देता है, खाखरा देउल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उड़ीसा में मंदिरों की अपनी प्रकार जो या क्लासिफिकेशन हमें दिखाई देते हैं, और जिनके बारे में हमें साहित्य में भी सूचना प्राप्त होती है। हमने आपसे डिस्कशन किया कि हम मुख्य रूप से बात करेंगे भुवनेश्वर एंड पुरी और कोणार्क, जो कि एक ट्रायंगल बनाते हैं बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक महत्वपूर्ण ट्रायंगल के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और हम इसी को आगे लेकर जो है आगे चलेंगे। इस मैप के थ्रू जो है हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि उड़ीसा में सिर्फ ये 3 ट्रायंगल ही आपको नहीं दिखाई देते हैं, लाइक भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क। उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्र में जो है हमें टेम्पल आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट से रिलेटेड अवशेष जो है हमें रिमेन्स जो है प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको जो है अनेकों क्षेत्रों से प्राप्त होंगे। जैसे कि एक क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ललितगिरी, उदयगिरी एंड रत्नागिरी का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है आपको इस क्षेत्र कोंगोद रीजन में भी बहुत सारे आपको मंदिर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे। नॉर्थ तोशल में भी आपको मंदिर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है
इन क्षेत्रों में, कटक के आसपास के क्षेत्रों में भी जो है आपको बहुत सारे जो है मंदिरों की रिमेन्स जो है दिखाई देंगे। एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है मुखलिंगम, जो कि आपको जो है उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार एक बड़े क्षेत्र में जो है उड़ीसा में हमें दिखाई देता है कि मंदिरों का जो है निर्माण हो रहा था और उसके अभी भी अवशेष जो है आपके वहाँ पर जो है बचे हुए हैं। हमें अनेकों ऐसे ग्रंथों की प्राप्ति होती है जो कि मुख्य रूप से जो है स्थापत्य से संबंधित ग्रंथ जो है माने जाते हैं, जिसमें हम प्रमुख ग्रंथ हमें दिखाई देता है वो है भुवन प्रदेश, भुवन प्रदीप, देउल, मपगुणगर, पद्मकेशर, शिल्प शास्त्र, शिल्प प्रकाश, शिल्प पोथी एंड वास्तुशास्त्र उपनिषद। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें जो है उड़ीसन आर्किटेक्चर के बारे में, कलिंगन आर्किटेक्चर के बारे में हमें सूचनाएं जो है प्राप्त होती हैं। और इन ग्रंथों में ना सिर्फ मंदिरों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, हमें उनके प्रकारों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं, हमें उनके जो है वर्गीकरण के बारे में सूचना मिलती है, हमें उन मंदिरों के सब प्रकारों के बारे में भी सूचनाएं मिलती हैं, इनके बारे में सूचनाएं मिलती हैं, तथा उनकी निर्माण विधि, निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो प्रस्तर है उनके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। इसके निर्माणकर्ता जो थे, यानी जो शिल्पी थे, स्थापत्य थे और जो स्टोन कटर थे, इनकी भी क्लासिफिकेशन जो है हमें दिखाई देती है। इन ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से जो है आप उस काल के जो आर्किटेक्ट थे उनके बारे में भी आप सूचनाएं जो है संग्रहित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भुवन प्रदीप, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। भुवन प्रदीप एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें जो है ओडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर संबंधित हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और भुवन प्रदीप ये कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल्स होते थे उड़ीसा में, और वो क्या है? रेखा देउल, पीढ़ा देउल जिसे भद्र प्रकार भी कहते हैं, एंड द खाकरा देउल। ये 3 ऐसे प्रकार है जिनकी सूचना हमें साहित्य में प्राप्त होती है और ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है भुवन प्रदीप ऑल्सो डिस्क्राइब 36 टाइप ऑफ रेखा देउल, 5 टाइप ऑफ पीढ़ा देउल एंड द 3 टाइप ऑफ खाकरा देउल। सो इन मंदिरों के भी उप प्रकार हमें जो है दिखाई देते हैं, प्राप्त होते हैं, जो है भुवन प्रदीप में हमें प्राप्त होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिंक वाला जो आपको मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है इमेज, वो जो है रेखा देउल से संबंधित है, एंड जो येलो पार्ट आपको ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों जो है पीढ़ा देउल से संबंधित माने जाते हैं, एंड ये जो ब्लू वाला है ये खाकरा देउल को जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसको प्रदर्शित करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेखा देउल के एग्जाम्पल की, कि रेखा देउल के मंदिर एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। सो रेखा देउल जो प्रकार है उड़ीसा में अगर हम बात करें, कलिंगन आर्किटेक्चर में बात करें, तो रेखा देउल मुख्य रूप से गर्भगृह यानी जो सैंक्टम है, जिसे उड़ीसा में देउल कहते हैं या श्री मंदिर कहते हैं, उसके ऊपर जो शिखर निर्मित होता था, उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं, उसके लिए रेखा देउल शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। और ये जो इमेज है वो लिंगराज मंदिर का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये गर्भगृह का हिस्सा है, आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर ये शिखर जो है ये जो है आपका कहलाता है रेखा देउल प्रकार का शिखर जो है कहलाता है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आमलक है एंड द कलश वगैरह स्थापित है। तो इस प्रकार का, और इसमें हमें ज्योमेट्रिकल सिमेट्री जो है दिखाई देती है। प्रमुख विशेषता है कि इनमें हमें जो है ज्योमेट्रिकल सिमेट्री दिखाई देती है। बहुत ही आर्टिस्टिक ढंग से जो है इन पत्थरों को जो है प्रस्तरों से जो है शिखर का निर्माण जो है किया गया है, और ये जो है उड़ीसा के शिल्पियों की एक उपलब्धि के रूप में हम मान सकते हैं, एक अचीवमेंट के रूप में जो है हम उसे मान सकते हैं। इसी प्रकार जो शिल्प प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण और सूचनाएं प्राप्त होती है, जैसे कि उसमें पद्म गर्भ और रथ युक्त, ये 2 प्रकार की जो है सूचनाएं हमें जो है दिखाई देती हैं। और ये जो शब्दावली आई है शिल्प प्रकाश में, ये मुख्य रूप से जो है रेखा देउल से संबंधित हैं। और इसमें हम जो अर्ली रेखा देउल श्राइन होते थे उन्हें पद्म गर्भ कहा गया है। आप ये देख सकते हैं कि जो श्राइन है उसका जो शिखर है उसका जो सरफेस है वो ट्रीटमेंट हमें प्लेन दिखाई देता है, उस पर कम से कम हमें जो है अलंकरण दिखाई देते हैं, डेकोरेटिव मोटिव्स नहीं दिखाई देते हैं, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स हमें नहीं दिखाई देते हैं। एंड आमलक जो है इसका आश्चर्य रूप से बहुत बड़ा है, मंदिर के आकार की तुलना में आमलक अत्यंत बड़ा दिखाई देता है, बेडौल दिखाई देता है। और लेकिन इसी क्रम में हम अगर देखें कि जो लेट रेखा देउल श्राइन है
उसमें जो है हम देखते हैं कि जो शिखर है वो अत्यंत अलंकृत हो जाते हैं और उनमें जो है हमें अनेकों प्रकार के मोटिव्स के डिपिक्शन दिखाई देने लगते हैं और उसके साथ ही साथ आमलक जो है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो है दिखाई देता है। प्रोपोर्शन का तात्पर्य ये है कि शिखर की ऊंचाई और मंदिर के साइज की तुलना में ही जो है आमलक को स्थापित किया जाए, ये जो है विशेषता हमें लेट रेखा देउल श्राइन में दिखाई देती है, जिसे रथ युक्त कहा गया है। इस प्रकार साहित्य के द्वारा भी जो है हमें अनेकों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं उड़ीसन आर्किटेक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे पीढ़ा देउल प्रकार की बात करेंगे। जो पीढ़ा देउल प्रकार है उसकी प्रमुख विशेषता जो हमें दिखाई देती है कि वो स्लोपिंग टायर्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं और ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते नीचे चौड़ा होता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं इसके शिखर जो होते हैं वो ऊपर की ओर जो है वो श्रिंक हो जाते हैं और इनका जो शेप होता है वो पिरामिड नुमा जो है हमें दिखाई देता है। ये जो एग्जाम्पल है ये सन टेम्पल कोणार्क के जगमोहन का है, शिखर है, जिसे जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो शिखर है लगभग जो है वो पिरामिड नुमा हमें दिखाई देता है। और ये तो मल्टी स्टोरी टायर्स हमें आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट जो है शिखर, अगर हम जगमोहन प्रकार की बात करें, पीढ़ा देउल प्रकार की बात करें, तो वो आपको जो है सन टेम्पल कोणार्क के साथ जो है प्राप्त होता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे खाखरा देउल शिखर की। एंड खाखरा देउल शिखर मुख्य रूप से ऐसे मंदिर जो माने जाते हैं खाखरा देउल जिनमें तंत्रवाद का हमें प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसके अलावा जो है हमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंस भी जो है हमें इस मंदिर के साथ दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इस मंदिर के ऊपरी जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट चैत्य है उनके जैसा शिखर जो है निर्मित किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक और विशेषता दिखाई देती है कि इनके शिखर के ऊपर 3 आमलक के डिपिक्शन आपको जो है आसानी से आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो खाखरा देउल का ये जो एग्जाम्पल है ये वैताल देउल मंदिर का जो है ये इमेज है। तो वैताल देउल मंदिर से जो है हमें इस प्रकार के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। और यहीं पे एक मंदिर है सिरेश्वर मंदिर, यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होगा, जो कि रेखा देउल प्रकार का मंदिर है। इसके अलावा हमें जो है खाखरा देउल में भी हमें 2 वर्ग दिखाई देते हैं और उनमें पहला जो वर्ग दिखाई देता है उसे कहते हैं अर्ली खाखरा श्राइन और दूसरा जो वर्ग हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं लेट खाखरा श्राइन जो है हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अर्ली खाखरा स्टाइल के जो शिखर है वो एकदम प्लेन, आपको ऊपर अपर जो पोर्शन है उनमें जो प्लेन ट्रीटमेंट हमें जो है दिखाई दे रहा है और उनके ऊपर मैंने पहले ही बताया कि 3 जो है आमलक और कलश आपको शिखर के टॉप पे जो है प्राप्त होते हैं। किंतु जब हम लेट खाखरा श्राइन में जब जाते हैं तो वहां पर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है हमें आमलक और कलश दिखाई देता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, डेकोरेटिव मोटिव्स की संख्या जो है हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है और इसके अलावा इनके प्रोपोर्शन में जो है हमें सिमेट्री जो है दिखाई देने लगती है। जितना बड़ा मंदिर उसके हिसाब से ही शिखरों का निर्माण कर रहे थे। सो इससे हमें पता चलता है किस प्रकार से ग्रेजुअली जो है कलिंगन जो शिल्पी थे वो ग्रेजुअली क्रमशः जो है वो उनमें जो है वो परिष्कृत हो रहे थे और धीरे धीरे जो है उनकी स्किल जो है विकसित हो रही थी। इसके साक्ष्य जो है हम देख पाते हैं। तो आप मंदिरों के अध्ययन के माध्यम से आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आप मंदिरों का अध्ययन या मंदिरों का जो है आप घूमने जा रहे हैं तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है उड़ीसा के मंदिरों को देखना चाहिए। इसी क्रम में हमें जो है उड़ीसा के जो मंदिर हैं उनमें अन्य प्रमुख क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो जो गर्भगृह होता था सो उसको जो है देउल कहा गया है या श्री मंदिर जो है कहा गया है। तो देउल के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो, गर्भगृह के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो देउल शब्द का जो है प्रयोग यहाँ पर किया गया। कभी कभी जो है श्री मंदिर शब्द प्राप्त होता है। और ये जो क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा होगा रेड वाला, ये जो है गर्भगृह है। ओके, एंड अगला महत्वपूर्ण जो हमें कंपोनेंट दिखाई देता है उड़ीसा शैली के मंदिरों में वो है जगमोहन। जगमोहन एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और जगमोहन का अर्थ है मंडप या हॉल, यानी जो प्रार्थना स्थल होता था जहाँ से लोग बैठकर प्रार्थना करते थे, अपनी देवी देवताओं की स्तुति करते थे, आराधना करते थे।
उस क्षेत्र को जो है वहां पर जगमोहन शब्द का उसके लिए प्रयोग किया गया और इंग्लिश में हम इसे हॉल कहेंगे और दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये मंडप के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो है मंदिर की जो बात करें तो मंदिर का जो गर्भगृह जनरली जो है उड़ीसा शैली के मंदिरों के जो गर्भगृह होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्क्वायर दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो सुपर स्ट्रक्चर शिखर ऊपर की तरफ जाता है तो वो जो है सर्कुलर होता जाता है और स्पेशली जो क्राउनिंग जो एलिमेंट है मस्तक है वहां पहुंचते पहुंचते जो है मंदिर का जो आकार है वो सर्कुलर हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो एक्सटीरियर जो पार्ट है मंदिर का उसकी बात करें तो उसमें बहुत सारे हमें अलंकरण दिखाई देते हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव मोटिव्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स की जो है हमें डिपिक्शन दिखाई देते हैं। किंतु इंटीरियर बहुत आश्चर्यजनक रूप से जो है इंटीरियर इन मंदिरों का जो है प्लेन ट्रीटमेंट हमें दिखाई देता है, यानी सतह पे जो है अंदर की दीवारों की सतह पर जो है हमें डेकोरेशन लगभग न के बराबर जो है दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक अन्य विशेषता दिखाई देती है कि उड़ीसा शैली के जो मंदिर होते हैं ये एक बाउंड्री वॉल से हमेशा घिरे रहेंगे। समटाइम्स 1 लेयर बाउंड्री वॉल होगा, समटाइम्स 2 लेयर होगा और कभी कभी इससे भी ज्यादा हमें लेयर्स जो है दिखाई देते हैं। तो उड़ीसा के शैली के मंदिरों में हमें बाउंड्री वॉल जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि उड़ीसा शैली के जो मंदिर हैं उनकी क्या अन्य विशेषताएं हमें जो है दिखाई देती हैं, कौन कौन सी अन्य विशेषताएं हैं। और उड़ीसा शैली की मंदिरों की जो परिकल्पना की गई वो मानव शरीर के साथ जो है उसकी जो है उसको समीचीन जो है माना गया है। और जिस प्रकार से मानव के शरीर के अंगों के नाम होते हैं वैसे ही उड़ीसा शैली में मंदिरों के जो है हमें नाम जो है मानव शरीर के समीचीन ही जो है हमें प्राप्त होते हैं। और इसके कई 5 वर्गों में जो है इसे विभाजित कर सकते हैं। वर्टिकली जो विभाजन किया गया है वो वर्टिकल जो है डिवीजन किया गया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और सबसे पहला जो वर्ग हमें दिखाई देता है वो जो है पभग नाम से जाना जाता है, इसे पाद या फुट कहते हैं। और ये जो हिस्सा है मंदिर का सबसे निचला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसे कहते हैं पभग जो है कहते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण हमें जो दिखाई देता है वो है जंघा, जिसकी तुलना मानव शरीर के थाई से या जंघा से की गई है। वो जो है जो मंदिर की जो दीवार है हम कह सकते हैं उससे जो है इसकी तुलना की गई है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तीसरा जो एलिमेंट हमें दिखाई देता है जिसे हम गंडी कहते हैं। उड़ीसा में सबके नाम अलग दिखाई देंगे और ये नाम यूनिक है, इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर टर्मिनोलॉजी जो है आपको अन्य हिस्सों में नहीं प्राप्त होंगे। तो इसको जो है तीसरा जो प्रमुख कंपोनेंट हमें दिखाई देता है वो है आपका गंडी और इसकी तुलना जो है मंदिर के शिखर का जो हिस्सा है उससे जो है शिखर का हिस्से को ही गंडी कहते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण हिस्सा में दिखाई देता है उसे मस्तक कहा गया है। और आप ये देख सकते हैं कि मस्तक का जो भाग है मंदिर का जो क्राउनिंग एलिमेंट है वो जो है मस्तक कहा गया और इसकी तुलना जो है मानव के मस्तक से जो है उसको समीचीन माना गया है। एंड अगला जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो है कंपोनेंट, वो खपुरी कहलाता है, जो कलश और बीज पूरक का जो हिस्सा है वो जो है कलश माना गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उड़ीसा में जो है कलिंगन आर्किटेक्चर में वर्टिकली 5 भागों में जो है मंदिरों को हम विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा इन मंदिरों में जो है हमें इनके अपने भी जो है इन 5 के अपने भी सब डिवीजन हमें दिखाई देते हैं, यानी इन 5 के अपने उपवर्ग दिखाई देते हैं और इनके भी हमें रीजनल नोमेनक्लेचर जो है दिखाई देते हैं, अलग अलग नाम रखे गए हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है हमें दिखाई देता है। सो अब हम बात करेंगे पिस्ट की बात करेंगे। जो पिस्ट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है, तो पिस्ट जो होता है बेसिकली दिस इज द लोकल उड़िया टर्म फॉर द अधिष्ठान और द बसल प्लेटफॉर्म। तो जो अधिष्ठान होता है उसके लिए जो है उड़ीसा में पिस्ट शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। अधिष्ठान के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? अधिष्ठान के लिए पिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी आधारशिला पर जो है मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो उस आधार पर ही दिखाई देता है। इसके अलावा अगला जो हमें कंपोनेंट जो दिखाई देता है वो है बड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड यहाँ पर है और ये भी जो है ओडिशन आर्किटेक्चर का जो है एक तरीके से लोकल टर्म जो है माना जाता है।
और बड जो है मुख्य रूप से जो है पिस्ट के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बड कहलाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि बड के अपने क्लासिफिकेशन कैसे दिखाई देते हैं, तो बड के अंतर्गत जो है हमें पभग और पीड़ या अधिष्ठान हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो है हमें इसी में जो है तल जंगा जो है हमें प्राप्त होता है, जिसे लोअर पार्ट ऑफ द बड को जो है क्या कहते हैं, तल जंगा शब्द जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। एंड इसके अलावा जो है बंधन और हॉरिजॉन्टली लेट मोल्डिंग जो है वो भी हमें जो है प्राप्त होता है। और ये जो है बिटवीन द तल जंघा एंड द अपर जंघा के बीच का जो हिस्सा होता है वो बंधन जो है कहलाता है। अगला जो हमें कंपोनेंट जो दिखाई देता है वो है ऊपर जंघा बोलते हैं, और बेसिकली जो है अपर पार्ट ऑफ द बड का जो ऊपरी सिरा है, हिस्सा है, उसे जो है ऊपर जंघा जो है शब्द का प्रयोग उसके लिए जो है किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है और वहां पे किस पार्ट को क्या बोलते हैं वहां पे आप रेड कलर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें बरंड की भी प्राप्ति होती है। एंड बरंड कौन सा हिस्सा है, बरंड जो है टॉप मोस्ट मोल्डिंग ऑफ द बड का जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए बरंड शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है अन्य क्या और विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, तो हमने बात की कि हर एक कंपोनेंट के भी अपने सब डिवीजन हैं। तो अब हम बात करेंगे गंडी की, बात करेंगे कि गंडी क्या है। तो गंडी जो है शिखर का हिस्सा आप जानते हैं कि जो शिखर वाला हिस्सा है उसे गंडी कहते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। सो गंडी का ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइन, ये दिखाता है किस भाग को हम गंडी कहेंगे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो गंडी के अंतर्गत भी हमें सब डिवीजन जो है दिखाई देते हैं। सबसे पहला है भूमि है, और इसे जो है लाइक सेम एज तल, स्टोरी या सेक्शन, इस रूप में भी इसको नाम जानते हैं। पर ओडियंसन आर्किटेक्चर में हम इसे क्या कहेंगे, इसके लिए शब्द का जो प्रयोग किया गया, भूमि शब्द का जो है प्रयोग किया गया है, जो कि मुख्य रूप से आपको इस क्षेत्र में जो है प्राप्त हो रहा है। जो दिख रहा है आपको सेक्शन, वो भूमि कहलाता है। इसके अलावा भूमि अम्ल भी जो है हमें प्राप्त होते हैं। सो भूमि अम्ल क्या है, सेम एज आम्लक इन ए स्मॉल सेक्शन। तो छोटे छोटे जो शिखर में जो आम्लक होते हैं उसे जो है भूमि अम्ल कहा गया है, और समटाइम्स भूमि आम्लक भी कहते हैं। और इस प्रकार से जो है छोटे छोटे भूमि अम्ल मिलकर जो है एक बड़े जो है शिखर का जो है वो निर्माण करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस हिस्से को जो है भूमि अम्ल कहा गया है। यहाँ पे भूमि अम्ल देख सकते हैं, और ये जो हिस्सा है आपका, इसे भूमि आम्लक कहते हैं। इसके बाद अगला जो हमें दिखाई देता है वो विषम दिखाई देता है, और विषम भी जो है एक लोकल टर्म है, लोकल उड़िया टर्म है। और जो फ्लैट स्टोन स्लैब है ऊपर का, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा, उसे जो है क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। तो फ्लैट स्टोन स्लैब ऑफ द गंडी, उसे जो है हम क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। और इसके ऊपर जो है मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है जो क्राउनिंग एलिमेंट होते हैं, उसे जो है उसके ऊपर स्टैब्लिश किया जाता है। अब हम बात करेंगे मस्तक की, बात करेंगे कि मस्तक के भी जो है हमें सब डिवीजन दिखाई देते हैं ओडिशन आर्किटेक्चर में। और ये नामकरण आपको याद रखने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इससे संबंधित अनेकों प्रकार के प्रश्न जो है हर एक लेवल पे पूछे जाते हैं। किसे बेकी कहते हैं, किसी भूमि कहते हैं, किसे भूमि आम्लक कहते हैं, किसे बरंड, किसी गंडी कहते हैं, किसे पिष्ट कहते हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, एंड कई बार वो बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो मस्तक का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है मस्तक अथवा फोरहेड, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है। और ये मुख्य रूप से जो है विषम के ऊपर, जो गंडी का सबसे अपर मोस्ट लेयर है, उसके ऊपर जो है स्थापित किया जाता है। यहाँ पे आप रेड लाइन में देख सकते हैं किस हिस्से को हम मस्तक कर रहे हैं। और इसके भी हमें सब डिवीजन दिखाई देते हैं। जैसे पहला है बेकी, और बेकी भी जो है एक प्रकार का लोकल टर्म है, जो कि नेक के लिए, नेक अथवा ग्रीवा के लिए प्रयोग किया जाता है। सो नागर स्टाइल के मंदिर में अगर सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर में देखेंगे तो वहां पे क्या शब्द प्रयोग करते हैं, वहां पे इसके लिए ग्रीवा शब्द का प्रयोग करते हैं। किंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि बेकी शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है हमें अम्ल भी जो है हमें प्राप्त होते हैं, जिसे क्या कहा जाता था, समटाइम्स इसे जो है आम्लक भी कहा जाता है। और हमेशा मस्तक के साथ जो आम्लक होगा वो सिंगल पीस होगा,
और जो यहाँ पे आप रेड लाइन में आप देख सकते हैं, इसे जो है अम्ल या आमलक जो है यहाँ पर कहा गया है। तो नागर स्टाइल के अन्य मंदिरों में जो आमलक है वो क्या हो गया, यहाँ पे अम्ल के रूप में जो है माना जाता है। इसके बाद हमें जो प्राप्त होता है वो खपरी प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं स्कल कैप शेप स्टोन। तो खपरी जो है आप देख सकते हैं रेड लाइन में कि खपरी किस पार्ट को खपरी बोलते हैं, ये स्पष्ट रूप से वहां पर आपको दिखाया जा रहा है। और ये जो है आमलक के ऊपर जो है अवस्थित होता है। अगला जो हमें नाम दिखाई देता है वो है कलश। कलश जो है वास शेप्ड जो है एक स्टोन होता है, उसे जो कि खपुरी के ऊपर जो है स्थापित किया जाता है, उसे जो है कलश कहते हैं। एंड सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है आयुध, जो कि वेपन या के रूप में जो है सिंबलाइज किया गया, यानी जिस देवी या देवता का मंदिर होगा उसके वेपन को जो है उसके ऊपर स्थापित किया जाता था। तो शिव का मंदिर है तो त्रिशूल होगा, विष्णु का मंदिर है तो चक्र स्थापित होगा। इस प्रकार की हमें चीजें दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे कि ओडिशन आर्किटेक्चर में जो है किस प्रकार के हमें मेन बिल्डिंग कंपोनेंट जो है हमें दिखाई देते हैं। तो आप जानते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है वहां पे रेखा देउल शब्द से आप परिचित है, पीढ़ा देउल से भी आप परिचित है, जो कि जगमोहन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन चीजों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि पीढ़ा देउल के लिए एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है देव भद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अगर भद्र प्रश्न पूछता है तो आपको पूरी तरीके से आपको अश्योर होना है कि ये पीढ़ा देउल के लिए शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि पीढ़ा देउल में भी जो है हमें अनेकों प्रकार के जो है डिवीजन जो है दिखाई देते हैं। सो पीढ़ा देउल में भी जो है हमें डिवीजन दिखाई देते हैं। पीढ़ा देउल का डिवीजन वो भी वर्टिकल किया गया है, उसका डिवीजन भी लंबवत हमें जो है दिखाई देता है। जैसे कि मिडिल पग, राहा पग, कनिक पग और अनुराहा पग जो है, ये जो शब्द आते हैं ये गर्भगृह का जो बाहरी दीवार है, जो बनने वाले जो उसमें जो बाहरी दीवार में जो प्रोजेक्शन बनते हैं उनके लिए जो है इस प्रकार के शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। ये जो हिस्सा है वो कनिक पग के नाम से जाना जाता है, इस हिस्से को अनुराहा पग बोलते हैं। एंड ये जो हिस्सा है जो प्रोजेक्शन बाहर की ओर निकला उसे राहा पग बोलते हैं। एंड सिमिलर हमें दिखाई देता है अनुराहा पग एंड द कनिक पग। तो एक तरीके से जो आउटर प्रोजेक्शन है मंदिर का, एक्सटीरियर प्रोजेक्शन है, उसके लिए जो इस प्रकार के शब्दों का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। सो इस प्रकार के शब्दों से आप परिचित है, तो इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने जो आरंभिक जितने भी मंदिर थे या मैच्योर फेज के भी जितने मंदिर थे हमें दिखाई देते हैं उड़ीसा शैली मुख्य रूप से हमें दो ही कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। पहला है गर्भगृह जिसे हम देउल कहते हैं, और दूसरा है जगमोहन। ये दो कंपोनेंट मुख्य रूप से जो है हमें उड़ीसन आर्किटेक्चर में जो है हमें प्राप्त होते हैं। किंतु बाद के समय में बहुत लेटर फेज में जो है दो अन्य कंपोनेंट जो है इसमें जोड़े गए, जिसे हम कहते हैं मुख्य रूप से नट मंडप, डांसिंग हॉल या डांसिंग पवेलियन कहते हैं, और चौथा है आपका भोग मंडप जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफरिंग हॉल कहते हैं। तो ये दो कंपोनेंट जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों कंपोनेंट जो है ये लेटर फेज में कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। यानी जितने भी मंदिर आपको बड़े दिखाई देंगे, चाहे वो लिंगराज मंदिर हो, चाहे पुरी का मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, उनमें मुख्य रूप से पहली जो संरचना बनी, आरंभिक संरचना बनी, वो मुख्य रूप से गर्भगृह और जगमोहन ही निर्मित हुए थे, और बाकी के जो हमें जो कंपोनेंट दिखाई देते हैं वो बाद के समय की रचना के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा बर्ड डेकोरेशन में भी जो है हमें बहुत ज्यादा मोटिव्स एंड द डेकोरेशन जो दिखाई देते हैं, और आप इस पंचरथा प्रकार का जो है ये बर्ड डेकोरेशन है इसको आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे कनिक अनुराहा और राहा पग को भी आसानी से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है जो मोल्डिंग है, बेस मोल्डिंग में भी जो है हमें क्रमशः डेवलपमेंट जो है दिखाई देते हैं, जिसे हम तीन ग्रुपों में ब्रॉडली जो है डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ए एंड ग्रुप 3 बी। तो तीन हमें जो है इसके डेवलपमेंट स्टेज दिखाई देते हैं, और जो थर्ड स्टेज है उसमें हमें दो उपवर्ग जो है मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है मंदिरों के निर्माण की शैली की बात करें तो मंदिरों के निर्माण के लिए दो प्रमुख विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। एक होता था कि रैंप का निर्माण करते हैं, सीधे सीधे जो है हम मंदिर जैसे जैसे क्रमशः ऊपर बढ़ रहा है हम रैंप बनाते थे,
ये एक तरीका हमें दिखाई देता है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से रैंप का निर्माण किया गया, उसके माध्यम से जो है प्रस्तरों को ऊपर तक पहुंचाया जाता था। और दूसरा जो विधि दिखाई देती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है कि किस प्रकार से मंदिर के चारों तरफ जो है हम पूरी तरीके से उसको ढकते हुए जो है हम रास्ते बनाते थे, और जब मंदिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता था वो पूरी तरीके से मिट्टी में धंसता जाता था। इस प्रकार के भी हमें मंदिर निर्माण की शैलियां जो है यहाँ पर दिखाई देती हैं। और जब मंदिर पूरी तरह से पूरा हो जाता था तो मिट्टी में ढक जाता था, उसके बाद इन मिट्टी को साफ करके जो है मंदिर को पुनः उसके वास्तविक स्वरूप में लेके आते थे। तो इस प्रकार की सूचनाएं भी हमें जो है लिटरेचर में जो है प्राप्त होती हैं। सो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जो है जो नॉमेनक्लेचर है, टर्मिनोलॉजी है उड़ीसन आर्किटेक्चर की, कलिंगन आर्किटेक्चर की, उनकी लोकल टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने डिस्कशन किया, और मंदिरों के प्रकारों उप प्रकारों के बारे में हमने डिस्कशन किया, और किस प्रकार से जो है उड़िया आर्किटेक्चर में अलग अलग प्रकार की शब्दावलियां प्रयोग की गई हैं, और जिनकी समुचीन किसकी समुचीन माना गया है, तो मानव शरीर की जो है इसको समुचीन जो है माना गया है। इसके बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है। अगली क्लास में हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।